इस कहानी की शुरुआत 2007 में इराक से होती है, जहां कुछ टाइम पहले ही अमेरिका इराक वार समाप्त हुई है। लेकिन इराक में मौजूद पाइपलाइन को देखने के लिए 2 अमेरिकी सोल्जर को भेजा जाता है, जिनमें से एक का नाम सार्जेंट मैथ्यू और दूसरे का नाम आइजैक होता है। सार्जेंट मैथ्यू एक स्नाइपर होता है, जबकि आइजैक उसका सपोर्टर होता है। इन दोनों को इराक में मौजूद पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए भेजा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम सार्जेंट मैथ्यू और आइजैक को एक सुनसान बीहड़ में स्नाइपर के साथ पोजीशन लिए देखते हैं। अब दोनों यहां पर हो रही हलचल पर नज़र रखते हैं। देखते ही देखते पूरा एक दिन बीत जाता है और कुछ भी हलचल नोटिस नहीं होती। तब मैथ्यू के इंतजार का शब्द टूट जाता है। वो आइजैक से कहता है, हमारा यहाँ रुकना व्यर्थ है। यहाँ पर मात्र कुछ ही डेड बॉडी है और गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब आइजैक मैथ्यू से कहता है, मुझे लगता है ये किसी का प्लान हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने का, ताकि हम उसके जाल में फंस सकें। आइजैक कहता है, इतना खतरनाक जाल सिर्फ एक ही आदमी बिछा सकता है और वो है जुबा। एक्चुअल में जुबा एक इराकी स्नाइपर होता है जो कई अमेरिकी सोल्जर को मार चुका होता है। लेकिन मैथ्यू आइजैक की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और जुबा यहाँ पर कभी नहीं हो सकता। मैथ्यू आइजैक से कहता है कि वो उस साइट को नज़दीक से देखने जा रहा है, लेकिन आइजैक उसे मना करता है और कहता है, ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, तुम किसी स्नाइपर का निशाना बन सकते हो। आइजैक के मना करने के बावजूद भी मैथ्यू उस साइट पर जाने लगता है, जबकि आइजैक उसी लोकेशन से मैथ्यू पर नज़र रखता है। मैथ्यू जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई पड़ती हैं। उधर आइजैक को टेलीस्कोप से दिखना बंद हो जाता है। वो मैथ्यू को बताता है कि उसे टेलीस्कोप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब मैथ्यू उससे कहता है, मैं कब से तुम्हें नया टेलीस्कोप लेने को बोल रहा हूँ। तब आइजैक उसे बताता है कि ये उसके सीनियर की दी हुई आखिरी निशानी है। मैथ्यू अब साइट पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने लोग मरे हैं सब स्नाइपर के हेडशॉट से मारे गए हैं। अब मैथ्यू भी समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई स्नाइपर छिपा है और उसी ने इन सभी लोगों को मारा है। मैथ्यू अपने चारों तरफ उस स्नाइपर को खोजने लगता है। तभी वो स्नाइपर मैथ्यू के पैर पर गोली चला देता है। इसके बाद मैथ्यू वहीं पर गिर जाता है। उधर आइजैक यह सब देखने के बाद मैथ्यू को बचाने के लिए आता है। तब वो इराकी स्नाइपर उस पर भी गोली चलाने लगता है। एक गोली आइजैक के पैर में भी लग जाती है। तभी आइजैक कूदकर एक दीवार के पीछे छिप जाता है ताकि वो स्नाइपर उसे न देख सके। आइजैक के पैर में गोली लग चुकी थी, इसलिए वो अपने पैर पर पट्टी बांधता है और रेडियो के माध्यम से अपने बेस में मदद के लिए कांटेक्ट करने लगता है। लेकिन उसके रेडियो का एंटीना टूट चुका था, इसलिए बेस में उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो देखता है कि मैथ्यू अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तब आइजैक उसे हिलने से मना करता है। अगर वो मूव किया तो स्नाइपर उसे शूट कर देगा। कुछ टाइम बाद मैथ्यू मूव करना बंद कर देता है और आइजैक को लगता है कि उसका साथी सोल्जर मर चुका है। आइजैक के पैर में गोली लगने से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो उस गोली को निकालने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन आइजैक हिम्मत करके गोली को निकाल लेता है। आइजैक की हालत बहुत ख़राब होती है। वो वहीं पर अधमरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। कुछ देर बाद रेडियो में हलचल होती है तो आइजैक को लगता है कि उसके बेस वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइजैक उनसे यहाँ के हालात के बारे में बताता है, साथ ही दवाइयाँ और एक रेस्क्यू टीम भेजने को कहता है। रेडियो में ही आइजैक से उसकी लोकेशन पूछी जाती है। आइजैक से उसकी लोकेशन डिस्क्लोज करने को कहा जाता है। तब आइजैक को रेडियो वाले पर शक होने लगता है, क्योंकि एक स्नाइपर को उसके बेस से कभी लोकेशन डिस्क्लोज करने को नहीं कहा जाता और उस आदमी का एक्सेंट भी अमेरिकी नहीं होता। आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जो उस पर घात लगाकर बैठा है और रेडियो फ्रीक्वेंसी पता होने की वजह से उससे कांटेक्ट कर रहा है। इराकी स्नाइपर आइजैक से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त मैथ्यू को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बातें करो। तब आइजैक को पता चलता है कि मैथ्यू अभी मरा नहीं बल्कि बेहोश हो गया है। आइजैक उससे बात करने लगता है। इराकी स्नाइपर आइजैक से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि वो स्नाइपर कैसे बना, उसकी फैमिली में और कौन है। आइजैक उससे बात करने के दरमियान ही उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए अपने टेलीस्कोप से उसे ढूंढने लगता है। आखिर वो स्नाइपर कहाँ छिपा है और ज़मीन पर आसपास का नक्शा बनाने लगता है। आइजैक उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बताता है कि वो एक नॉर्मल सिविलियन है। तब आइजैक उससे कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? इराक का युद्ध अब खत्म हो चुका है, तो फिर क्यों मासूम लोगों को मार रहे हो?
तुमने यहाँ की पाइपलाइन में काम कर रहे लोगों को क्यों मार दिया? इस पाइपलाइन के बनने से इराकी गवर्नमेंट को ही लाभ होगा, लेकिन तुम सब कुछ नष्ट करने में लगे हो। तुम इराकी हो ही नहीं सकते। तब वो स्नाइपर हंसने लगता है और बोलता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये युद्ध तुम लोगों के लिए खत्म हुआ है और हम जैसे लोगों के लिए युद्ध कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अनुसार इस पाइपलाइन से इराक को फायदा होगा? कभी नहीं, ये झूठ और छलावा है। इराकी स्नाइपर आगे आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब आइजैक गुस्से में आकर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो स्नाइपर बोलता है, तो मैं अभी तुम्हारे दोस्त मैथ्यू को मार देता हूँ। तब आइजैक उससे पूछता है कि तुम उसका नाम कैसे जानते हो? तब इराकी स्नाइपर कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे हाथों से कितने लोगों की जान गई है। अगर आज मैथ्यू भी मर जाता है तो भी तुम्हारी ही वजह से मरेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से पहले भी एक सीनियर मर चुका है। तब आइजैक उससे पूछता है कि तुम उस इंसिडेंट के बारे में कैसे जानते हो? दरअसल आइजैक के गलत निशाना की वजह से उसका एक सीनियर मर गया था। आइजैक पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है, जबकि वो इराकी स्नाइपर आइजैक के दिमाग से खेल रहा होता है। आइजैक को अब जोर से प्यास लगती है। वो देखता है कि उसकी बोतल खाली हो चुकी होती है, क्योंकि स्नाइपर ने उस पर जानबूझकर गोली मारी थी। आइजैक प्यास से तड़प रहा होता है। इराकी स्नाइपर बताता है कि मैंने तुम्हारे पैर में गोली इसलिए मारी क्योंकि तुम भाग ना पाओ। अब तुम्हारे पास ना तो पानी है और ना ही खाना। तुम अब तड़प तड़प कर मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आइजैक उस स्नाइपर को कहता है, तुम एक आतंकवादी हो। इसके जवाब में वो कहता है कि तुम मेरे देश में बंदूक के साथ हो और मुझ पर गोलियां चला रहे हो और मुझे आतंकवादी कहते हो। आइजैक इसी दरमियान एक कचरे के ढेर को नोटिस करता है जहां पर वो स्नाइपर पोजीशन लिया था। आइजैक को अब समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्नाइपर नहीं हो सकता। इतने टाइम से बिना किसी हरकत के कचरे के ढेर पर पोजीशन लिए रहना और टॉप का निशाना लगाना कोई छोटी बात नहीं है। आइजैक उससे पूछता है कि कहीं तुम जुबा तो नहीं हो? तब वो कहता है नहीं। आइजैक उससे कहता है, तुम यूएस आर्मी के साथ थे, वहां से स्नाइपर की ट्रेनिंग ली और अब उन्हें ही मार रहे हो, उनके साथ धोखा किए। तब वो कहता है, नहीं, मुझे यूएस आर्मी ने ट्रेनिंग नहीं दी और मैं केवल उन्हीं लोगों को मारता हूं जो पहले मुझे मारने का ट्राई करते हैं। इराकी स्नाइपर आगे आइजैक से कहता है कि जब युद्ध खत्म हो चुका है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आइजैक अब टूट चुका होता है और वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद आइजैक एक लकड़ी पर अपने हेलमेट को रखकर ऊपर उठाता है, जिससे उसका ध्यान भटक सके और थोड़ी बहुत हरकत करे, जिससे वो टेलीस्कोप से उसे नोटिस कर पाए। लेकिन वो स्नाइपर बहुत समझदार होता है, वो आइजैक के जाल में नहीं फंसता। उसके बाद आइजैक के पास में पड़ी एक सोल्जर की डेड बॉडी के पास आ जाता है और वहाँ से ज़रूरत के सभी सामान लेकर उसी जगह पर फिर आ जाता है। आइजैक देखता है कि टेलीस्कोप के ऊपर पत्थर गिरने से वो खराब हो गया है, जिससे अब वो नहीं देख पाएगा। तभी मैथ्यू कुछ हलचल करता है। तब आइजैक को पता चलता है कि मैथ्यू अभी जिंदा है और उसकी बातों को सुन रहा है। तब आइजैक मैथ्यू को बताता है कि वो ईरानी स्नाइपर कचरे के ढेर पर कहीं छिपा है। आइजैक मैथ्यू से कहता है, मैं उसे अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम उसकी लोकेशन का पता लगाओ। अब मैथ्यू एक छोटे से कांच के सहारे उस स्नाइपर का पता लगाता है। आइजैक इधर उसका ध्यान भटकाने के लिए बात कर रहा होता है। तब वो स्नाइपर बताता है कि वो कभी टीचर हुआ करता था। एक दिन अमेरिकन सोल्जर आए और उन लोगों ने उसके सारे स्टूडेंट्स को मार दिया। तब से वो हर अमेरिकी से बदला ले रहा है। आगे हम देखते हैं कि जोर से हवा चलने लगती है और इसी का फायदा उठाकर मैथ्यू अपनी बंदूक तक पहुंच जाता है और अपनी राइफल से निशाना लगाने लगता है। तभी वो स्नाइपर मैथ्यू के हाथ पर गोली चला देता है और मैथ्यू के हाथ से उसकी राइफल छूट जाती है। घायल मैथ्यू अब आइजैक की तरफ भागने लगता है। तब इराकी स्नाइपर मैथ्यू पर हेडशॉट मारता है और मैथ्यू वहीं पर मर जाता है। मैथ्यू के मरने के बाद आइजैक रोने लगता है। आइजैक अपनी फैमिली को याद करता है और रोते हुए कहता है उसे उनके पास जाना है। तब इराकी स्नाइपर कहता है, तुम इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम जब तक अपनी कहानी बताते रहोगे जिंदा रहोगे। अब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आइजैक देखता है कि उसके रेडियो पर कुछ हलचल हो रही है। दरअसल आइजैक के बेस वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आइजैक देखता है कि उसका रेडियो अब खराब हो चुका है, जिससे वो अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आइजैक को अब धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही थी। यहाँ काम करने वाले किसी भी वर्कर ने कभी भी कोई हेल्प नहीं मांगी थी। उन सबको इसी स्नाइपर ने मारकर खुद ही बेस से कांटेक्ट किया था, ताकि अमेरिकी सोल्जर को यहाँ भेजा जाए और ऐसे ही ये सारे अमेरिकी सोल्जर को खत्म कर दे। आइजैक ये सब सोचते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश आने पर वो देखता है कि रेडियो में कोई हलचल नहीं हो रही थी। शायद वो स्नाइपर भी सो गया था। आइजैक अब मैथ्यू की राइफल को अपनी ओर खींचकर उस कचरे के ढेर की तरफ निशाना लगाने लगता है।
तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आती है जो कि अमेरिकी बेस से होती है। इराकी स्नाइपर आइजैक से कहता है, अभी तक मैं तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, अब तो तुम्हारे दोस्त भी यहाँ आ चुके हैं, खेल में मजा अब आएगा। आइजैक उसी कचरे के ढेर के बीच में एक गोली मारता है और वो इराकी स्नाइपर चुप हो जाता है। तब आइजैक को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए आइजैक अपनी जगह पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है कि अगर वो स्नाइपर जिंदा होगा तो उस पर फायर करेगा, मगर वो गोली नहीं चलाता और आइजैक को लगता है कि वो मर चुका है। इसके बाद उसके साथी सोल्जर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। तब आइजैक उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा हुआ है, लेकिन ये लोग उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ होता है वो स्नाइपर गोलियां चलाने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है और सारे सोल्जर मारे जाते हैं। मतलब सार्जेंट मैथ्यू, आइजैक और बेस से आए सारे सोल्जर मर चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वही स्नाइपर एक बार फिर रेडियो के माध्यम से हेडक्वार्टर पर कांटेक्ट करता है और वहां के हालात के बारे में बताकर हेल्प करने को कहता है और लास्ट में खुद को यूएस सोल्जर बताता है। हेडक्वार्टर से जवाब आता है वो जल्द ही मदद भेज रहे हैं। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।